वालेकुम। आज हम बात करेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू बायोकेमिस्ट्री ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कैसे सिंथेसाइज होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स में, एंड देन इनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी रेगुलेशन कैसे होती है। अब होता है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको कॉर्टिसोल होता है, और यूजली जो एड्रिनल कॉर्टेक्स की कहते हैं 3 लेयर्स होती हैं, उनमें से ये जो जोना के कहते हैं फेसिकुलेटा होता है, उसमें सबसे ज्यादा क्या कहते हैं सिंथेसाइज होता है। वैसे जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो तीनों लेयर्स में से किसी भी लेयर में सिंथेसाइज हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो होते हैं वो जोना फेसिकुलेटा में होते हैं, जो सेकंड लेयर होती है। अब होता है कि ये जो आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, सिंस दे आर स्टीरॉइड्स, और जितने भी स्टीरॉइड हार्मोन्स होते हैं उनका जो प्रिकर्सर होता है मेन वो कोलेस्ट्रॉल होता है, तो इनकी भी जो सिंथेसिस होती है मेन वो होती है कोलेस्ट्रॉल से। होता क्या है आपकी कहते हैं जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ फैट लिपिड्स होते हैं या कुछ कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स करते क्या है, थ्रू द हेल्प ऑफ एंजाइम कोलेस्ट्रॉल एस्टरेस वो फ्री कोलेस्ट्रॉल दे देते हैं आपके कहते हैं उस ऑर्गन के अंदर, अपना जोना फेसिकुलेटा के कहते हैं सेल्स के अंदर। अब जो ये वाला स्टेप है, जो फर्स्ट और मेन रेट लिमिटिंग स्टेप है, ये होता आपको कहीं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, क्योंकि जो ये वाला एंजाइम है जिसका नाम है साइटोक्रोम P450 साइड चेन क्लीवेज एंजाइम, भी आपका प्रेजेंट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। तो होता क्या है कि जो भी फ्री कोलेस्ट्रॉल आपका जोना फेसिकुलेटा के अंदर प्रेजेंट है, या क्या कहते हैं थ्रू कोलेस्ट्रॉल एस्टरेस, क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल एस्टर से ब्रेक होकर जो कोलेस्ट्रॉल आया जोना फेसिकुलेटा के अंदर, अब होता क्या, या किसी भी रीजन के अंदर तीनों में से जो अब क्या कहते हैं जो जोना ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस है, पर मेनली फेसिकुलेटा में होती है, तो तीनों में से जो फेसिकुलेटा में उधर होता है क्या, जो कोलेस्ट्रॉल है जो रेट लिमिटिंग स्टेप है मैंने कहा था, इसमें सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का एंजाइम साइटोक्रोम P450 साइड चेन क्लीवेज एंजाइम, ये कन्वर्ट होगा प्रेगनेनोलोन में। और यहाँ पे हम देख सकते हैं मॉलिक्यूलर O2 रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे ये कहते हैं सिंस ये एक मोनो ऑक्सीजनेस एंजाइम है, ये जो साइटोक्रोम P450 है, तो यहाँ पे NADPH भी रिक्वायर्ड होता है और यहाँ पे मॉलिक्यूलर O2 रिक्वायर्ड होता है, और इससे होता है कि प्रेगनेनोलोन बन जाता है और साथ में आपका आइसोकेप्रोइक एल्डिहाइड बनता है। बेसिकली होता क्या है कि ये एंजाइम कराता है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है उसका जो कार्बन नंबर 22 है और जो 20 है उसको हाइड्रोक्सिलेट करेगा एंड देन इसको क्लीव कर देगा, इसलिए इस एंजाइम को हम कहते हैं साइड चेन क्लीवेज एंजाइम, क्योंकि वो हाइड्रोक्सिलेट होने के बाद क्लीव हो जाएंगी और इससे जो आपके प्रोड्यूस होंगे उसमें आपका आइसोकेप्रोइक एल्डिहाइड प्रोड्यूस होगा, जो कि इतनी इंपॉर्टेंस के लिए नहीं है। और जो मेन इंपॉर्टेंस के लिए हमारे वो होगा प्रेगनेनोलोन, प्रेगनेनोलोन इससे प्रोड्यूस हो जाएगा और साथ में इसमें हम देख सकते हैं कुछ फ्लेवन प्रोटीन्स भी रिक्वायर्ड होती हैं। अब होता क्या है, अब कोलेस्ट्रॉल प्रेगनेनोलोन बन गया, ये जोना फेसिकुलेटा के अंदर हो रहा है। अब होता क्या है, या तो ये प्रेगनेनोलोन प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्ट हो सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, मेनली डिहाइड्रोजिनेस या आइसोमेरेस, या क्या होगा कि क्या कहते हैं ये अच्छा ये जो स्टेप्स हैं ये होंगे ये यहाँ तक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। अब होता है क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो प्रेगनेनोलोन है, या तो वो डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रोजिनेसिस एंड आइसोमेरेसिस कन्वर्ट हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन में, या विद द हेल्प ऑफ एंजाइम 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, जहाँ पे अगेन NADPH और मॉलिक्यूलर O2 रिक्वायर्ड होगा, ऐसा कि कहते हैं कोफैक्टर। प्रेगनेनोलोन सबसे पहले कन्वर्ट होगा 17 हाइड्रोक्सी प्रेगनेनोलोन पे, देन 17 हाइड्रोक्सी प्रेगनेनोलोन पे कुछ डिहाइड्रोजिनेसिस और आइसोमेरेसिस ऐड करेंगे जिससे वो कन्वर्ट हो जाएगा 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन में। ठीक है, प्रेगनेनोलोन या तो इस तरह 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्ट हो सकते हैं, या वो डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रोजिनेस और आइसोमेरेसिस कन्वर्ट होकर प्रोजेस्टेरोन में, फिर प्रोजेस्टेरोन पे एक एंजाइम वही 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेट ऐड करेगा, वही मॉलिक्यूलर O2 NADPH रिक्वायर्ड होंगे और इससे कन्वर्ट हो जाएगा वो 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन में। अब होगा क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही ये जो 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन है ये विद द हेल्प ऑफ एंजाइम 21 हाइड्रोक्सिलेज कन्वर्ट हो जाएगा 11 डीऑक्सीकोर्टिसोल में। 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन विद द हेल्प ऑफ 21 हाइड्रोक्सिलेज, अगेन मॉलिक्यूलर O2 एंड NADPH एज कि कहते हैं कोफैक्टर यहाँ रिक्वायर्ड है, ये कन्वर्ट हो जाएगा 11 डीऑक्सीकोर्टिसोल में। लास्टली अब लास्ट स्टेप ये भी अगेन होगा आपका माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर। 11 डीऑक्सीकोर्टिसोल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से माइटोकॉन्ड्रियम में जाएगा, फिर माइटोकॉन्ड्रियम में क्या होगा, ये एंजाइम होता है जिसका नाम होता है 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज क्या करेगा, 11 डीऑक्सीकोर्टिसोल को आपके कोर्टिसोल में कन्वर्ट कर देगा। अगेन NADPH और मॉलिक्यूलर O2 यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे, और कोर्टिसोल ही आपका मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, और ये इसकी पूरी सिंथेसिस थी। और इस सिंथेसिस में हमें जो इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही है वो हम ये देख सकते हैं कि जहां पे भी हाइड्रोक्सिलेज रिएक्शंस हैं, जिस तरह के कहते हैं यहाँ पे 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज है, यहाँ पे 21 हाइड्रोक्सिलेज है, इधर शुरू में माइटोकॉन्ड्रिया के एक तो यहाँ पे भी 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज में, और जिधर के कहते हैं साइटोक्रोम P450 यूजर है, सिंस ये क्या कहते हैं मोनो ऑक्सीजनेसिस सिस्टम्स हैं, तो यहाँ पे NADPH और मॉलिक्यूलर O2 रिक्वायर होगा। अगेन बता रहा हूँ जहां पे भी हाइड्रोक्सिलेज वाले रिएक्शंस हो रहे हैं वहां पे NADPH और मॉलिक्यूलर O2 एज अ कोफैक्टर रिक्वायर्ड होंगे। तो इस तरह आपको कोर्टिसोल बन गया। अब कोर्टिसोल की जो रेगुलेशन है वो कैसे होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या कराता है कि वो बेसिकली इसकी सिंथेसिस को रेगुलेट करता है। होता क्या है वो क्या कहते हैं, वो कहां से प्रोड्यूस होता है, पहले हाइपोथैलेमस से कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस होगा जो कि ऐड करेगा पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर ACTH निकलेगा, और ACTH ने क्या कराना है, सिंस इसने कोर्टिसोल की प्रोडक्शन करानी है
हैं। तो ये कराएगा कैसे, ये एक तो क्या कहते हैं जितने भी ये क्या कहते हैं मेन रेट लिमिटिंग स्टेप है इसको इंक्रीज करेगा। इसको इंक्रीज कैसे करेगा कि जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स थे जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, तो थ्रू द हेल्प ऑफ साइक्लिक एएमपी सिस्टम ये कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज को एक्टिवेट करेगा, जिससे कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स जो है वो आपका फ्री कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देंगे। दूसरा क्या करेगा, सिंस वी नो क्या कहते हैं फ्रॉम आवर प्रायर नॉलेज के जो कोलेस्ट्रॉल है वो कुछ आपके लाइपोप्रोटीन्स होती हैं, वो इसको ये कहते हैं इसके उनके साथ अटैच होकर ब्लड में ट्रेवल कर रहा होता है। तो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन कराएगा क्या कि जोन ऑफ वेसिकुलेटा के अंदर उन लाइपोप्रोटीन्स के मेनली एलडीएल या एचडीएल जिसमें कोलेस्ट्रॉल आपका ये कहते हैं ट्रांसपोर्ट होता है, उन जोन ऑफ वेसिकुलेटा के अंदर वो उनके रिसेप्टर्स को बढ़ा देगा, जिससे फिर वो लाइपोप्रोटीन्स उसके अंदर क्या कहते हैं उन रिसेप्टर्स पे जाकर अटैच करेंगे और कोलेस्ट्रॉल को रिलीज कर देंगे जोन ऑफ वेसिकुलेटा के अंदर। उसके अलावा ये क्या करेगा, ये जो रेट लिमिटिंग स्टेप है इसको इंक्रीज करेगा। कैसे कि ये बेसिकली जो एंजाइम है इसकी फर्दर एक्टिवेशन करा देगा ताकि ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज्यादा प्रेग्नेंट में कन्वर्ट हो सके। दूसरा, सिंस मैंने कहा था यहाँ पे एनएडीपीएच रिक्वायर्ड है, काफी जितने भी हाइड्रोक्सिलेज रिएक्शन थे वहां पे एनएडीपीएच रिक्वायर हो रहा है एज अ कोफैक्टर। एंड वी नो कि एनएडीपीएच कहां से रिलीज होता है, एनएडीपीएच आपका प्रोड्यूस कहां से होता है, एनएडीपीएच की प्रोडक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ एचएमपी शंट। एचएमपी शंट से आपको एनएडीपीएच मिलती है। तो एचएमपी शंट के जो कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसमें आपका मेनली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस हो गया एंड फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेस हो गया, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन क्या करेगा, इन एंजाइम्स की एक्टिवेशन करा देगा ताकि ज्यादा से ज्यादा एनएडीपीएच प्रोड्यूस हो। एंड जब ज्यादा एनएडीपीएच प्रोड्यूस होगा ज्यादा कोफैक्टर होंगे, जिसकी वजह से ज्यादा फिर क्या कहते हैं हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स की क्या कहते हैं एक्टिवेशन हो सकती है, उनकी एक्टिविटी बढ़ सकती है, जिससे ज्यादा कोर्टिसोल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये थी इनकी रेगुलेशन आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। अब मैंने कहा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो आपके स्टीरॉयडल हार्मोन है। तो वी नो जो स्टीरॉयडल हार्मोन है जब एक्ट करना होता है उनके जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो तो या सेल के अंदर साइटोसोल में प्रेजेंट होंगे या वो सेल के या वो न्यूक्लियस के अंदर जाके क्या कहते हैं प्रेजेंट होंगे डीएनए के लेवल पे। एंड वी नो फ्रॉम आवर प्रायर नॉलेज जो हमने जीन क्या कहते हैं एक्सप्रेशन की वीडियो पढ़ी जिसमें हमने देखा था कि जो कोर्टिसोल है इसका जो रिसेप्टर है वो प्रेजेंट है क्या कहते हैं साइटोसोल में या डीएनए के अंदर, और जब भी वो अटैच करेगा अपने रिसेप्टर के पास तो जो उसका रिसेप्टर होता है जिस भी रिस्पॉन्स एलिमेंट पे जाके वो लगता है फिर उसने ट्रांसक्रिप्शन करानी इस तरफ अपना एक्शन कराता है। तो होता क्या है कि रिसेप्टर के पास ये कहते हैं 3 डोमेन्स होते हैं, एक तो डीएनए बाइंडिंग डोमेन, एक तो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटिंग डोमेन और दूसरा उस स्टीरॉयड बाइंडिंग डोमेन जिस हार्मोन ने बाइंड करना है उसका डोमेन। तो होगा क्या, इस रिसेप्टर के भी कोर्टिसोल का जो आपके रिसेप्टर्स हैं यहाँ पे इन्होंने ये दिया हुआ है कि आपका क्या कहते हैं बॉडी के अंदर ये क्योंकि वेरियस जगहों पे पाए जाते हैं तो 2 तरह के होते हैं, अल्फा फॉर्म के और बीटा फॉर्म के। और अगेन इन रिसेप्टर्स की क्या खास बात होती है, 3 डोमेन्स होते हैं। तो वो स्टीरॉयड बाइंडिंग डोमेन जिस जगह पे जाके ये कहते हैं उस हार्मोन ने जाके लगना है, एक डीएनए बाइंडिंग डोमेन जिससे जाके वो डीएनए पे जाके अटैच होंगे उस रिस्पॉन्स एलिमेंट पे ताकि वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करा सके उन जीन्स की स्पेसिफिक जीन्स की। दूसरा इनका एक ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटिंग डोमेन होगा जिससे वी नो फ्रॉम आवर प्रायर नॉलेज के इससे फिर काफी स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन क्या कहते हैं फैक्टर्स आते हैं जो कि अगेन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को बढ़ाते हैं। तो इट्स अ स्टीरॉयडल हार्मोन, यानी इसका जो एक्शन होगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा वो होगा कि कहते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ रिसेप्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द साइटोसोल या इन द न्यूक्लियस। अब इसकी वजह से उन्होंने एक खास चीज जो यहाँ पे बताई होता है कि जो इसका रिसेप्टर है, अभी लेट्स सपोज इसका रिसेप्टर है, इसके पास स्टीरॉयड बाइंडिंग डोमेन भी है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन भी है और ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटिंग डोमेन भी है। कभी कभार इन द एब्सेंस ऑफ हार्मोन जब समझें कि कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रेजेंट ना हो तो होगा क्या, उनका जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन है यूजुअली वहां पे जाके प्रोटीन लग जाती है जिसका नाम होता है हीट शॉक प्रोटीन 90। ये हीट शॉक प्रोटीन 90 क्या कराती है, ये बेसिकली इस रिसेप्टर की जो ओवरऑल रिसेप्टर है और उसके डोमेन्स हैं इनकी एक्टिव कॉन्फॉर्मेशन नहीं कराती, जिससे जो रिसेप्टर्स हैं अपनी एक्टिव फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो सकते। जब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे तो ये अपना एक्शन जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में होता क्या है, और ये सिर्फ होता तब है जब एब्सेंस ऑफ हार्मोन्स हो, जब क्या कहते हैं तो इस जब ये वाला केस आया हुआ हो कि जब हम देख सकते हैं कि हीट शॉक प्रोटीन लगी हुई है और रिसेप्टर जो वो सही से अपनी एक्टिव कन्फर्मेशन में नहीं आ पा रहा, तो उस केसेस में होता क्या है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन क्या कहते हैं रिलीज होगा, वो कोर्टिसोल की या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की प्रोडक्शन करेगा। अब जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है और जो कोर्टिसोल है वो क्या करेगा, जो अपना स्टीरॉयड बाइंडिंग डोमेन है वहां पे जाके अटैच होगा। जैसे ही वो वहां पे जाके अटैच होगा वैसे ही जो हीट शॉक प्रोटीन 90 है वो अपनी ये कहते हैं डिस्टेबलाइज हो जाएगी, वो डिसोसिएट हो जाएगी, और जैसे ही वो डिसोसिएट हो जाएगी वो हम देख सकते हैं कि जो रिसेप्टर है वो अपनी एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। ये अपनी एक्टिव फॉर्म में आ गया। अब इसके बाद जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन है वो सही से प्रेजेंट हो गया। इसके बाद जो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटिंग डोमेन है वो भी सही से प्रेजेंट है। अब ये आगे जाके या तो न्यूक्लियस पे अंदर जाके अगेन जो इसका यहाँ पे फंक्शन था कि वो न्यूक्लियस पे जाके कोई भी अपने रिस्पॉन्स एलिमेंट पे जाके बाइंड करेगा एंड थ्रू द हेल्प ऑफ अदर कोएक्टिवेटर्स एंड थ्रू द हेल्प ऑफ ये कहते हैं अदर प्रोटीन्स वो ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन कराएगा किसी भी स्पेसिफिक प्रोटीन्स की जिसकी इसने प्रोडक्शन करानी हो। तो ये थी इसकी मैकेनिज्म एंड इसकी रेगुलेशन। अब लास्टली हम इसके मेटाबॉलिक रोल्स पे आ जाते हैं, या ओवरऑल रोल्स जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के होते हैं और हम इनके कुछ क्लिनिकल्स। मेन बात जो याद रखनी है कि जितने भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं जिस तरह कोर्टिसोल हो गया, इनके 2 जो मेन फंक्शन है,
एक तो इनके जितने भी फंक्शन है वो हैं एंटी इंसुलिन इफेक्ट है इनका, यानी जो इंसुलिन के इफेक्ट होते हैं ना उसका ऑपोजिट कराते हैं। होता क्या है कि इंसुलिन, वी नो इंसुलिन इज एनाबॉलिक। इंसुलिन हमें पता है ग्लूकोज की अपटेक कराता है, इंसुलिन हमें पता है लाइपोजेनेसिस कराता है, इंसुलिन हमें पता है प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, जितने भी एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, जितने भी एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज हैं यानी पेरिफेरल टिश्यूज जितने भी हैं, स्केलेटल मसल्स हो गए, आपके लिम्फॉइड सेल्स हो गए, आपके ये कहते हैं बाकी एडिपोसाइट्स वगैरह हो गए, वहां पे ये होगा कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक होगा यानी वहां पे वो क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट की वो डिग्रेडेशन कराएगा, प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन कराएगा और लाइपोलाइसिस कराएगा। वेयर एज लिवर के अंदर दे आर एनाबॉलिक। ये वाला पॉइंट याद रखना है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर कैटाबॉलिक टू पेरिफेरल टिश्यूज एंड एनाबॉलिक टू लिवर, यानी लिवर के अंदर ये लोग क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सिंथेसिस करा रहे होंगे, वेयर एज जितने भी पेरिफेरल टिश्यूज हैं वहां पे ये उनका ऑपोजिट, उनकी डिग्रेडेशन करा रहे होंगे। तो उसी चीज को माइंड में रख के क्या कहते हैं हमने क्या कहते हैं इनके फंक्शंस देखने डिफरेंट क्या कहते हैं पार्ट्स पे। एंड सिंस वी आर लुकिंग एट अकॉर्डिंग टू बायोकेमिस्ट्री, तो हमें बस कुछ एंजाइम्स देखना होगा जिनकी वो एक्टिवेशन कराएंगे। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात कर लेते हैं। सिंस इसका एंटी इंसुलिन इफेक्ट है तो ये कराएगा क्या कि इसने क्या कहते हैं ग्लूकोज की अपटेक को कम कराना, यानी ब्लड के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया कराएगा। जब ब्लड के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो होगा क्या, जो इतने भी पेरिफेरल टिश्यूज हैं वहां पे ग्लाइकोलिसिस वगैरह को एंड क्या कहते हैं ग्लाइकोलिसिस वगैरह को रोकेगा। दूसरा ये क्या कहते हैं लिवर में और क्या कहते हैं काफी जितने भी एक्स्ट्रा पेरिफेरल टिश्यूज हैं वहां पे ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस हो। सिंस इसका एंटी इंसुलिन इफेक्ट है तो ग्लूकोज की जो प्रोडक्शन है, जो उसकी अपटेक है, उसको डिक्रीज कर रहा होगा एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये बढ़ा रहा होगा। तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस से रिलेटेड हैं, जिसमें आपका पैप फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेस आ गया, आपका फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेस आ गया, आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस आ गया, पायरुवेट कार्बोक्सिलेस आ गया। तो ये इनकी प्रोडक्शन को, इनकी एक्टिवेशन, इनकी क्या कहते हैं वो एक तरह से इनकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज जो है वो आपका क्या कहते हैं एक्स्ट्रा पेरिफेरल टिश्यूज में प्रेजेंट हो। ये इसका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे होगा। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे क्या होगा, सिंस इसने जो प्रोटीन के क्या कहते हैं जितनी भी प्रोटीन है उनको एक्स्ट्रा पेरिफेरल टिश्यूज में बढ़ाना है, अमाइनो एसिड की सिंथेसिस को क्या कहते हैं रोकना है, अमाइनो एसिड्स के अपटेक को रोकना है ताकि प्रोटीन की ज्यादा डिग्रेडेशन हो। तो हमने जब भी प्रोटीन हमने पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि प्रोटीन के डिग्रेडेशन के लिए पहले ट्रांसअमाइनेशन होती है, फिर ट्रांस डीएमाइनेशन होती है और फिर क्या कहते सॉरी पहले ट्रांसअमाइनेशन होती है, फिर डीएमाइनेशन होती है और फिर ट्रांस डीएमाइनेशन होती है। तो जितनी भी उससे रिलेटेड एंजाइम्स है वो उनको एक्टिवेट कर देगा, जिस तरह के कहते हैं उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि वो कुछ ट्रांसअमाइनेसिस को एक्टिवेट कर देगा, जिस तरह इसमें टायरोसिन ट्रांसअमाइनेस आ गया और ट्रिप्टोफैन पायरोलेज आ गया। और क्या करेगा, जो अमाइनो एसिड्स हैं उनकी अपटेक को सेल्स के अंदर डिक्रीज करा देगा ताकि ये कहते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन्स कम बने एक्स्ट्रापेटिक सेल्स में, लेकिन लिवर में ज्यादा बने। अब ये लिवर में ज्यादा कैसे बनेंगी, क्योंकि लिवर पे इसका एनाबॉलिक इफेक्ट है। होता क्या है, जब एक्स्ट्रापेटिक टिश्यूज जो हैं वहां पे अमाइनो एसिड की अपटेक कम हो रही है तो होगा क्या, हमें पता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए कुछ अमाइनो एसिड्स भी रिक्वायर होते हैं, तो वो जब लिवर पाएंगे, लिवर में इसका एनाबॉलिक इफेक्ट है। तो लिवर के अंदर जो ग्लूकोज प्लाज्मा में बढ़ी हुई है और जो अमाइनो एसिड्स प्लाज्मा में बड़े होंगे वो फिर आराम से इजीली लिवर के अंदर क्या कहते हैं अपटेक हो जाएंगे और लिवर के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस करेंगे। जब लिवर के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी तो होगा क्या कि लिवर के अंदर फिर ज्यादा से ज्यादा ग्लाइकोजन स्टोरेज होगा, क्योंकि लिवर के अंदर एनाबॉलिक इफेक्ट है, लिवर के अंदर ग्लाइकोजन को प्रोड्यूस कराना है। तो होगा क्या, वो जो ग्लूकोनियोजेनिक प्रिकर्सर्स हैं जितने भी आपके कहते हैं अमाइनो एसिड्स हो गए और मेन आपकी ग्लूकोज होगी, होगा क्या उससे फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी। जब ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी फिर क्या होगा, आपकी ग्लाइकोजन सिंथेसिस होगी। ग्लाइकोजन सिंथेसिस के लिए क्या होगा कि जो ग्लाइकोलिसिस होगी वो डिक्रीज हो जाएगी पेरिफेरल टिश्यूज में भी। और क्या कहते हैं जो आपकी ग्लाइकोजन सिंथेसिस से इंक्रीज होने लिवर के अंदर, तो जो ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम होता है जो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कराता है, और जो प्रोटीन फॉस्फेटेज 1 होता है इसकी एक्टिवेशन हो जाएगी। जब प्रोटीन फॉस्फेटेज एक्टिवेट होगा तो वो क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं ग्लाइकोजन सिंथेस है उसको डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में ले जाएगा। एंड सिंस वी नो कि ग्लाइकोजन सिंथेस जब अपनी डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में एक्टिवेटेड होता है तो ग्लाइकोजन सिंथेस एक्टिवेट होकर लिवर के अंदर ग्लूकोज बनाएगा। ये था इसका प्रोटीन्स पे और फैट्स पे एंड सॉरी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे। लास्ट हम बात कर लेते हैं फैट्स की। फैट्स में मैंने कहा क्योंकि सिंस इसका क्या कहते हैं सिंस इसका एनाबॉलिक है लिवर पे लेकिन कैटाबॉलिक है पेरिफेरल टिश्यूज में, तो पेरिफेरल टिश्यूज में क्या कराएगा, ये लाइपोलाइसिस कराएगा। एंटी इंसुलिन इफेक्ट ये है कि लाइपोलाइसिस कराना। लाइपोलाइसिस में क्या होता है कि जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो अपने फ्री फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होंगे, तो उनके लिए जो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम होता है उसकी एक्टिवेशन हो जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा फैट्स हैं वो ब्रेक डाउन हो। जब वो ब्रेक डाउन होंगे फ्री फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में तो होगा कि ग्लिसरॉल ज्यादा प्रोड्यूस होगी प्लाज्मा में। अब ग्लिसरॉल इट इज ऑल्सो प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोज, क्योंकि क्या कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लिसरॉल के थ्रू भी आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस हो सकती है। तो ग्लिसरॉल लिवर में जाके क्या कहते हैं लिवर के अंदर अपटेक होकर ग्लूकोज बना देगा एंड देन ग्लूकोज आगे जाके ग्लाइकोजन में फॉर्म हो जाएगी। वेयर एज फ्री फैटी एसिड्स क्या करेंगे, फ्री फैटी एसिड भी आपका क्या कहते हैं ब्लड के अंदर ज्यादा एलिवेटेड होंगे क्योंकि इसका काम क्या है कि इसने लाइपोलाइसिस करानी है एडिपोसाइट्स में भी और एक्स्ट्रापेरिफेरल टिश्यूज में।
तो मेन जो इसका एक फंक्शन था ना, जो दो इंपॉर्टेंट चीज बस याद रखनी नहीं है, एक तो ये कि इसका एंटी इंसुलिन इफेक्ट है, तो जितने भी इंसुलिन के इफेक्ट्स थे वो सारे ऑपोजिट हो जाएंगे। पेरिफेरल टिश्यूज में क्या होगा, कैटाबॉलिक है, यानी जितने भी पेरिफेरल टिश्यूज हैं, आपके स्केलेटल मसल्स हो गए, एडिपोसाइट्स वगैरह हो गए, वहां पे ये क्या कराएगा कि वहां पे इसने बेसिकली ग्लूकोज की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, अमाइनो एसिड्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, एंड जो फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाना है। वेरस लिवर में क्या है, लिवर में सिंस एनाबॉलिक है तो लिवर में ये कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लाइकोजन को बढ़ाएगा, फैट्स यानी ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाएगा, एंड प्रोटीन्स को बढ़ाएगा, प्रोटीन की वहां पे प्रोडक्शन कराएगा। कि प्रोटीन की प्रोडक्शन कैसे कराएगा कि वहां पे जाके जैसे ही अमाइनो एसिड्स अपटेक होंगे, कुछ तो अमाइनो एसिड्स आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए क्या कहते हैं इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, कुछ अमाइनो एसिड्स क्या करेंगे वो राइबोसोमल प्रोटीन्स बनेंगे और वो अपनी क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के थ्रू, वी नो कि जो लिवर है, लिवर में काफी सारी प्लाज्मा प्रोटीन्स बनती है, तो वो वहां पे प्लाज्मा प्रोटीन्स की सिंथेसिस करेंगे, और वहां पे सिंस ज्यादा अमाइनो एसिड्स जब होंगे तो वहां पे ज्यादा यूरिया की भी सिंथेसिस हो रही होगी, एंड अगेन वहां पे क्या कहते हैं लिवर के अंदर वो ज्यादा प्रोटीन्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये तो इसका मेन मेटाबॉलिक फंक्शन था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के। इसके अलावा कुछ इसके और क्या फंक्शंस होते हैं जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके काफी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स कैसे होते हैं कि ये तो एक तो ये कुछ लाइसोसोम्स जो होते हैं उनको जाके स्टेबलाइज कर देता है, और जो लाइसोसोमल हाइड्रोलेस होते हैं उनकी क्या कहते हैं जो प्रोडक्शन होती है, उनकी जो रिलीज होती है उसको ब्लॉक कर देता है। उसके अलावा कुछ क्या कहते हैं कंपाउंड्स होते हैं जिस तरह ब्रेडिकाइनिन हो गया, कैलिकाइनिन हो गया, उनकी प्रोडक्शन को डिक्रीज कराता है। लेकिन जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन जिसकी वजह से ये एंटी इन्फ्लेमेटरी कहा जाता है, वी नो हमने प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस में पढ़ा था कि एराकिडोनिक एसिड ही आपका मेन प्रिकर्सर है प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स का। तो होता क्या है, जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें फॉस्फोडाइल आइनोसिटोल कन्वर्ट होता है एराकिडोनिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोलाइपेज A2, वहां पे हम ये देख सकते हैं कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं ये फॉस्फोलाइपेज A2 को जाके इनहिबिट कर देते हैं। जैसे ही फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट कर देंगे उससे होगा क्या कि ये सारे कंपाउंड्स बन नहीं पाएंगे। जब ये सारे कंपाउंड्स बन नहीं बन पाएंगे तो इसका इस तरह से देख सकते हैं इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है कि ये ल्यूकोट्राइन्स ही बनाएगा, ये क्या कहते हैं आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही बना रहा होगा, जिसकी वजह से इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, और जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं काफी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की क्या कहते हैं ट्रीटमेंट के लिए दे सकते हैं, इसको रूमेटिक फीवर की ट्रीटमेंट के लिए दे सकते हैं, और इसको हम एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की ट्रीटमेंट के लिए भी दिया जा सकता है आपके ये कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को। उसके अलावा जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वो क्या कराते हैं, वो इनका इम्यूनोसप्रेसिंग इफेक्ट होता है, यानी जितने भी आपके ब्लड के अंदर जितनी भी इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं जिस तरह लिम्फोसाइट्स हो गए, यूनोसिनोफिल्स हो गए, बेजोफिल्स हो गए, मोनोसाइट्स हो गए, वो उन सब की प्रोडक्शन को डिक्रीज कराता है। तो सिंस इसका इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट है, इसकी वजह से होता है कि हम क्या कहते हैं काफी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इस तरह के हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे सिंस इनका इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट है तो ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इतना क्या कहते हैं वो ग्राफ्ट रिजेक्शन जो है उसको प्रिवेंट कर देंगे। उसके अलावा इनका एंटी एलर्जिक इफेक्ट भी, क्योंकि इम्यूनोसप्रेसिव है ये इन फंक्शन, तो होता क्या है इनको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को ब्रोंकियल एस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। बाकी इनके जो लास्ट 2 फंक्शंस हैं, एक तो बोन्स पे और दूसरा क्या कहते हैं सिक्रीशंस पे। होता क्या है कि इट हैज बीन सीन कि अगर आप क्रॉनिक या लॉन्ग टर्म के लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को क्या कहते हैं यूज करते हैं ना, तो उससे होगा क्या, जो आपका स्टमक है वहां पे काफी HCl की सिक्रीशन होगी, वहां पे काफी पेप्सिनोजन की सिक्रीशन होगी और ट्रिप्सिनोजन की सिक्रीशन होगी फ्रॉम पैंक्रियाटिक जूस। तो होता है कि सिंस अगर स्टमक के अंदर ज्यादा से ज्यादा HCl प्रोड्यूस होता रहे और ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं ये ज्यादा अगर एड से प्रोड्यूस होता रहे, तो उससे चांस हो सकता है कि आपका क्या कहते हैं पेप्टिक अल्सर्स या गैस्ट्रो क्या कहते हैं जीआई के अंदर अल्सर्स प्रोड्यूस हो जाए। तो ये एक क्या कहते हैं क्लिनिकल देखा गया कि अगर हम क्रॉनिक या लॉन्ग टर्म के लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को यूज करते हैं तो उससे जो पेशेंट्स हैं दे माइट डेवलप जीआई अल्सर्स। एंड लास्टली बोन्स पे क्या इफेक्ट है, बोन्स पे इसका ये इफेक्ट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का कि ये देखा गया कि ये बोन्स की प्रोडक्शन को क्या कहते हैं डिक्रीज कराता है और क्या कहते हैं कैल्शियम जो है वो उसकी रिलीज कराता है बोन से। तो इसका एक ये इफेक्ट देखा गया कि अगर आप ज्यादा लॉन्ग टर्म पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देंगे, एक तो जीआई अल्सर्स डेवलप कर सकता है, दूसरा ये ऑस्टियोपोरोसिस करा सकता है। तो इस तरह क्या कहते हैं जब भी अगर के ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देने हो किसी भी पेशेंट को, तो हमने एक क्या कहते हैं ये 2 चीजें क्या कहते हैं अपने माइंड में रख के एक स्पेसिफिक डोज देनी होगी, ताकि वो क्या कहते हैं उसको पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस या जीआई अल्सर्स की क्या कहते हैं कोई वो सिम्टम्स कॉज ना हो सकें। तो ये थी सारी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। आई होप ये इजली समझ में आ गया हो। इनकी ये सिंथेसिस थी। सिंथेसिस के बाद इनका क्या कहते हैं वी नो इनका जो रेगुलेशन होती है वो थ्रू द हेल्प ऑफ एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन होती है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन खुद कहाँ से रिलीज होता है, वो हाइपोथैलेमस से कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन आता है, वो जाके एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन की प्रोडक्शन कराता है और उसकी रिलीज कराता है। उसके बाद इसका एक्शन क्या है, सिंस दीज हार्मोन्स आर स्टेरॉइडल, तो इनके जो रिसेप्टर्स हैं, जो कि रिसेप्टर मैं शायद बताना भूल गया, 2 तरह के रिसेप्टर्स देखेंगे, अल्फा
की तरह के भी और बीटा की तरह के भी। तो जो दोनों रिसेप्टर्स हैं वो या तो साइटोसोल में प्रेजेंट होंगे या वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे, और ये होगा क्या कि न्यूक्लियस के अंदर जाके अपने जो भी रिस्पॉन्स एलिमेंट है वहां पे जाके बाइंड करेंगे, और जो भी स्पेसिफिक प्रोटीन्स है जो भी इनका एक्शन है उन प्रोटीन्स की, उन एंजाइम्स की वो एक्टिवेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कराएंगे। और इसका कहते हैं बाकी जो भी फंक्शन थे वो मैंने बता दिए थे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बस ये दो पॉइंट्स तो कह लो कि आपने याद रखने ही रखने हैं कि ये इनका एंटी इंसुलिन इफेक्ट है। तो जब एंटी इंसुलिन इफेक्ट हो गया, सिंस इंसुलिन इज एनाबॉलिक, तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो सारे कैटाबॉलिक होंगे। लेकिन कैटाबॉलिक कहाँ होंगे? पेरिफेरल टिश्यूज में होंगे सारे, सिवाय लिवर के। लिवर में ये एनाबॉलिक होते हैं। एंड वी आर लुकिंग इट अकॉर्डिंग टू बायोकेमिस्ट्री। तो बस बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से जो जो एंजाइम्स हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के, प्रोटीन के, फैट्स के, जो इंपॉर्टेंट कहते हैं एंजाइम्स हैं, बस उनकी क्या कहते हैं नाम याद रखने के वो उनकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा। जिस तरह ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए जो उसके रिलेटेड एंजाइम्स होते हैं, जिस तरह फॉस्फेनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिकाइनेज हो गया, फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेटेस हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस हो गया, ये इनकी एक्टिवेशन कराता है। या फैट्स में लाइपोलाइसिस के लिए हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो उसकी एक्टिवेशन कराता है। और अमाइनो प्रोटीन की डिग्रेडेशन के लिए भी क्या कहते हैं जो ट्रांस अमाइनेसिस होते हैं डिफरेंट तरह के, उनकी वो एक्टिवेशन कराता है। बाकी जो इसके फंक्शंस थे वो मैंने समराइज कर दिए थे कि इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स हैं, इम्यूनोसप्रेसिव है जिसकी वजह से ये क्या कहते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में दिया जाता है। और अगर लॉन्ग टर्म तक यूज़ करें तो जो इससे रिलेटेड क्या कहते हैं सिम्टम्स आ सकते हैं वो जीआई अल्सर्स और ऑस्टियोपोरोसिस के आ सकते हैं। तो आई होप ये इसकी समझ में आ गया एंड थैंक यू।